नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और बिहार विधानसभा चुनाव की जुड़ी तमाम रिजल्ट्स आप लाइव हिंदुस्तान पर सुबह से देख रहे हैं। और लाइव हिंदुस्तान आपको कोशिश कर रहा है कि तमाम अपडेट्स सबसे तेज आप तक पहुंचाएं। महागठबंधन जिस तरीके से अब तक जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, काफी निराशाजनक प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल्स जितने भी थे सब एक तरीके से धराशायी हो गए और महागठबंधन का जो प्रदर्शन अब तक निकल कर आया, और खास तौर पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा कांग्रेस के जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो भी काफी निराशाजनक रहा है। एक सीट जिस पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उस सीट की बात करूंगा, वो है भागलपुर की सीट, जहां से अजीत शर्मा 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके थे और इस बार उम्मीद थी कि इस बार भी अजीत शर्मा यहां से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बीजेपी के रोहित पांडे ने उन्हें 13,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हरा दिया। रोहित पांडे ये वही नाम है, पिछली बार भी ये बेहद कह सकते हैं कि करीबी मुकाबले में चुनाव हारे थे। करीब करीब 1100 के अंतर से चुनाव हारे थे रोहित पांडे, लेकिन इस बार उन्होंने बाजी मार ली है। अजीत शर्मा लगातार आप कह सकते हैं 2014 में भी मोदी लहर में भी ये चुनाव जीते थे और उसके बाद लगातार 2 चुनाव और भी जीते। 2024 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन जेडीयू कैंडिडेट से ये चुनाव हार गए थे। अजीत शर्मा, आपको पता, एक तरीके से बता भी दूं और पता भी होगा कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं और नेहा शर्मा इनके लिए लगातार प्रचार करती रही हैं शुरुआत से ही, और इस बार भी अंतिम दिन भी प्रचार करने के लिए पहुंची थी। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ भी नजर आती थी। पूरे चुनाव के दौरान कह सकते हैं कि उनकी प्रसिद्धि एक तरीके से नजर भी आई थी, लेकिन इस बार वो अपने पिता को नहीं जिता पाई हैं। और अजीत शर्मा पहले लोकसभा का चुनाव हारे 2024 में भागलपुर से, और अब विधानसभा का चुनाव भी हार गए हैं। तो एक तरीके से कहें कि उनकी जो जीत की जो हैट्रिक उन्होंने लगाई थी, अब ये चौथा मौका था उनके पास यहां से जीत हासिल करने का, वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। भागलपुर की ये सीट बहुत ही दिलचस्प सीट रही है। एक समय ये बीजेपी का गढ़ रहा है। 1995 से लेकर अगर बात करें 2010 तक अश्विनी चौबे यहां से लगातार 5 टर्म चुनाव यहां से जीते थे। उसके बाद वो बक्सर शिफ्ट हो गए। उसके बाद यहां पर कांग्रेस ने अपनी एक तरीके से कहें कि अपनी जगह बनाई थी और लगातार यहां से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि लगातार पिछले कई चुनावों के बाद बीजेपी काफी नेक टू नेक फाइट, पूरे आज के चुनाव में भी जब रिजल्ट्स आज भी हर काउंटिंग में कई बार ऐसे मौके आए जब 100 से 200 तक का जो मार्जिन था वो पहुंच गया था और आखिरकार रोहित पांडे जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। काफी जो कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं, काफी ज्यादा इनकी चर्चा भी थी और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में इनकी चर्चा होती है रोहित पांडे की। और अब जिस तरीके से जीत हासिल की है इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। अजीत शर्मा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2014 से लगातार ये सीट जीतते आ रहे थे। 2014, 2019 और उसके बाद जब एक बार उपचुनाव भी हुआ था तब भी यहां से जीत हासिल किए थे, लेकिन अब जो ये सीट है वो नहीं बचा पाए हैं। कांग्रेस की क्या हालत है वो भी जाते जाते आपको बता देते हैं। अब तक 6 सीट में कांग्रेस आगे निकल चुकी है और एक जो सीट है वो जीत चुकी है। वो सीट किशनगंज की है, और इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, वाल्मीकि नगर जिससे सुरेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं, चनपटिया से अभिषेक रंजन आगे चल रहे हैं, फरबीसगंज से मनोज विश्वास और अररिया से अबिदुर रहमान आगे चल रहे हैं, और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह। तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद लगा रही थी इस विधानसभा चुनाव में, ऐसा कुछ होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, और जो संख्या है सिमटकर 6 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो लाइव हिंदुस्तान में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम लोगों के लिए ये सेटबैक है और यकीनी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, और कोई भी एक तरह से जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में लोग ये रखते हैं वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। ये बात सही है, मैंने और भी जगहों पे ये बात कही है कि बिहार में एक सेट पैटर्न पे वोट होता है, जो पैटर्न शुरू हुआ 1995 में। 1995 से जो वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ वो आज तक कायम है। आपको 2020 में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो 2020 में इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा कि चिराग पासवान जी उस गठबंधन से एक तरह से नीतीश जी के सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से 24 सीटें आरजेडी जीत गई थी ज्यादा।
और 10 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीत गई थी। इस बार उन लोगों ने एक साथ लिया, और यही नहीं, चूंकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए नीतीश जी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने चिराग पासवान जी को के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, इसलिए उनको शायद एक सीट आई थी या एक भी नहीं आई थी, वो सभी सीटें हार गए थे। तो जाहिर है कि उन सब सीटों को जोड़ लीजिए, जो चिराग पासवान जी की वजह से कांग्रेस जीती, जो चिराग पासवान जी की वजह से आरजेडी जीती, और जो नीतीश जी की वजह से चिराग पासवान जी का कैंडिडेट हारा तो हमारी अलायंस का कैंडिडेट जीता होगा, उन सब सीटों को जोड़ लिए तो जो आज का आंकड़ा है यही थोड़ा 2-4 सीट आगे पीछे होगा। लेकिन सर, आप लोगों की पार्टी, आपने तो फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक सीट पर अभी आगे है किशनगंज, वो भी 20,000 वोट से। उसके अलावा पीछे है सभी सीटों पर। इवन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो 6 सीटों पर जो है अभी तक जीत मनाई हुई है अभी, और आगे की तो ओवैसी साहब से भी आप लोगों की पार्टी एक सीट पर रह गई। तो कहाँ आपको लगता है कि गलती हुई? वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, आप लोगों ने चुनाव आयोग पर ऊपर हमला भी किया, उसके बावजूद लोगों ने आपकी बातों को सुना नहीं। हाँ, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है कि हम एक सीट पर आए। कांग्रेस जब बगैर अलायंस लड़ी थी 2010 में, तो हम 4 सीटों पर जीते थे, जिनमें से 3 सीमांचल में जीते थे और एक सदानंद बाबू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, वो भागलपुर कहलगांव से जीते थे। लेकिन एक सीट पर अलायंस में रह के आरजेडी के साथ हम लोग एक सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग है। और जहां तक बात इसकी है कि उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीती है 6 सीट, तो वहां उनको सीमांचल में लगा होगा, जहां अक्सरियत है। हमको लगता है कि मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल, लेकिन लगता है कि ज्यादातर सीटें वो सीमांचल में जीते होंगे। तो वहां मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि हम मजबूती से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस के वोट स्प्लिट होने में कहीं कोई तीसरी ताकत नहीं जीत जाए, इसलिए वहां उनको वोट दिया होगा। कहाँ कमियां आपको लगती हैं सर रही? क्या स्टेट लीडरशिप में रही, या टॉप लीडरशिप में कमियां रही, कि फैसले देरी से हुए? आप तो एक अनुभवी नेता रहे हैं पार्टी में। देखिए, मैं कांग्रेस में तो नहीं हूं, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फला 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 ने गलत वजहों से टिकट बांटा है, और इल्जाम लगाया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का और इसका उसका। तो अब उस मामले में उनकी बात उससे भी ज्यादा, वो कहते थे 5 सीट नहीं होगी, यहाँ 1 पर आ गया। तो जाहिर है कि जो लीडरशिप है एज ए वेल विशर, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर जांच होगी, और जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उनके खिलाफ, अगर ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने जानबूझ के सबोटेज किया है, दूसरे कंसिडरेशन पे टिकट दिया है, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, अब आप लोगों की पार्टी की तरफ से SIR और EVM और चुनाव आयोग, इन तीनों जो बिंदु हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, तो आपको लगता है ये लाजमी है करना, या जो मैंडेट मिला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और काम करना चाहिए? देखिए, आपने मेरी पार्टी कर दिया, मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं, मैंने पोलिंग खत्म होते ही रिजाइन कर दिया था, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हुआ। हाँ, वो सही है, मैंने अभी देखा नहीं है कि क्या लोगों ने कहा है, कांग्रेस वालों ने क्या कहा है। मैं देख लेता हूं कि कांग्रेस के लोग पे सवाल खड़े किए हैं कि SIR में जो वोट काटे गए, या SIR की गिनती की वजह से इतना लीड जो है बीजेपी कर रही है, बीजेपी नहीं, अभी जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि क्या कहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि SIR की वजह से क्या होगा, और इसकी वजह से जब तक हम समझेंगे नहीं कि कांग्रेस ने या जो दूसरे अपोजिशन के हमारे लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, तब तक मेरा उस पर बोलना सही नहीं।